क्या आप जानते हो इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? क्या आपको जानना है कि हमारी इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं? गाइस, आपने खोली बिल्कुल सही वीडियो। हाय गाइस, यू आर वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सेक्टर्स क्या होते हैं इकोनॉमी के। उन सारे सेक्टर्स को हम समझेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम एक और चीज देखने वाले हैं कि हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किस किस सेक्टर्स में किस तरीके से किया जाता है। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमी का सेक्टर क्या होता है। इकोनॉमी का सेक्टर वो होता है, यहाँ पे लिखा है प्लेस फ्रॉम देयर मनी इज कम इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। यानी कि जहां से हमें पैसा आता है, अर्थव्यवस्था में किस जगह से आ रहा है, क्या वो खेती करके आ रहा है या किसी और तरीके से आ रहा है या दुकानदार के यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा इकोनॉमी में, वो होता है अपना सेक्टर। किसका? इकोनॉमी का सेक्टर। तो ये सिंपल डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखी है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। इन 3 तरीकों से डिवाइड किया जाता है: ओनरशिप, वर्किंग कंडीशन और नेचर ऑफ द एक्टिविटी। यानी कि स्वभाव, स्वामित्व और आपका ये हो गया शर्त। तो इन 3 तरीकों से डिवाइड किया जाता है इंडियन इकोनॉमी को। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ द एक्टिविटी के हिसाब से कैसे डिवाइड किया जाता है इंडियन इकोनॉमी को। तो नेचर ऑफ द एक्टिविटी के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, यानी कि 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसे हिंदी में बोले तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो इन 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है इंडियन इकोनॉमी को। अब हम एक एक करके देखेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें प्रोडक्शन सीधे नेचुरल रिसोर्सेज से किया जाता है, यानी कि सीधे प्रोडक्शन होता है प्राकृतिक संसाधनों द्वारा। जब हम प्रकृति से, प्राकृतिक संसाधन से जब हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं तो वो होता जाता है अपना प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में। अगर हम एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देखें इसका, तो पहला उदाहरण है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। कृषि आप करते हो, जैसे आपने उगाए, फ्रूट्स उगाए, फल फ्रूट उगा लिए आपने, डायरेक्ट उगा के खा लिए, तो सीधे प्रोडक्शन कहाँ से हुआ? नेचर से हुआ। आपने कोई 2 चीज़ें मिक्स करके थोड़ी बनाए फ्रूट, आपने नमक, मिर्ची वगैरह ये सब मिक्स करके थोड़ी बनाया कुछ, तो ये प्रोडक्शन कहाँ से हुआ? सीधे नेचर से हुआ। अगले एग्जाम्पल देखें तो माइनिंग, यानी कि खनन। आपने खदान से सीधे लोहा निकाला, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधे नेचर का यूज़ करके निकाल लिया। फिशिंग, मछली पकड़ लाए आप, ठीक है। और भी डेयरी वगैरह, आपने गाय का दूध निकाल के पी लिया, अंडे खा लिए, ठीक है, मुर्गी के। तो ये सब कुछ आता है प्राइमरी सेक्टर में। जो भी चीज़ हमें नेचर से प्राप्त होती है, नेचर से, हमें उसमें कुछ भी अपना ऐड नहीं करना पड़ता, नेचर हमें डायरेक्ट देता है, तो वो होता है प्राइमरी सेक्टर। बस इतना सा था यार प्राइमरी सेक्टर। अब देखते हैं फटाफट सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जब हम जो नेचुरली हमने कुछ सामान उगाया, उसको ले जाके हम फैक्ट्री में ले जाके हमने उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करके उससे कुछ और अच्छा बना दिया। उसके साथ 2-3 चीज़ें मिक्स कर, 2-3 नेचुरल चीज़ों को एक साथ मिक्स करके या कोई आर्टिफिशियल चीज़ मिक्स करके उसके साथ कुछ नई चीज़ बना दी, नया प्रोडक्ट बना दिया, तो वो होगा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो शुगर केन, यानी कि आप गन्ना ले गए, गन्ना ले जाके आपने फैक्ट्री में शुगर बना दी, यानी कि चीनी बना दी गन्ने से। तो क्या हुआ? उसका हमने कुछ नया बना दिया ना, गन्ने से हमने कुछ नया बना दिया। तो चीनी को आप नेचुरल तो बोलोगे नहीं, खेत में तो उगती नहीं है, गन्ना उगता है खेत में, गन्ने से हम इंडस्ट्री में जाके बनाते हैं, तो उसका प्रोडक्शन कहाँ पे काउंट किया जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। आपने भाई पहले खेत में उगाया कपास, यानी कि कॉटन, उसके बाद में आपने उससे बना दिया कपड़ा, कहाँ पे काउंट होगा? सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि इसको हमने मॉडिफाई किया है। तो कुछ भी चीज़ को अगर मॉडिफाई करते, किसी भी नेचुरल चीज़ को ऐसे इंडस्ट्री में ले जाके, तो वो आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। बाकी लोहे से आपने कुर्सी बना दी और भी चीज़ें बना दी, तो सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अब बात कर रहे हैं हम टर्शियरी सेक्टर की, यानी कि सर्विस सेक्टर। जिसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, कि तृतीय क्षेत्रक बोलो, नहीं तो सेवा क्षेत्रक बोलो हिंदी में। तो यार देखो, इस सेक्टर का क्या होता है, इस सेक्टर की भी अब कहानी सुन लो। ये सेक्टर हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर की, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर उसकी भी हेल्प करेगा, सेकेंडरी सेक्टर है उसकी भी हेल्प करेगा। यानी कि ये सेक्टर मेनली सर्विस प्रोवाइड कराता है हमें। जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर से चीज़ें बन के ट्रक आया, ट्रक लेके चला गया उसे दुकान तक, ठीक है, दुकानदार ने बेच दिया, तो जो ले जाने वाला ट्रक है वो भी टर्शियरी सेक्टर में आएगा और जो दुकान है वो भी टर्शियरी सेक्टर में आएगी। यानी कि बैंकिंग, बीमा, यानी कि इंश्योरेंस,
डॉक्टर, टीचर, जो भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान खोल के बैठा है, सबके सब किस में आएगा? टर्जरी सेक्टर में। सबसे ज़्यादा आपने टर्जरी सेक्टर से ही मतलब सामान खरीदा होगा, क्योंकि हम सामान खरीदते मेनली टर्जरी सेक्टर से ही है। हम फैक्ट्री में जाके सामान नहीं खरीद के लाते, हम टर्जरी सेक्टर से लेते हैं चीज़ें। तो आपको अब हालांकि समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से टर्जरी सेक्टर। नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, मैं समझा दूंगा अगली वीडियो बना के, तो फटाफट से कमेंट करो। तो अब यार एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी का ओवरव्यू लेते हैं एक बार, जिससे आपको एक और बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो एक स्टोरी सुनते हैं फटाफट से। तो यार बात ऐसी है, एक रामू नाम का किसान होता है, वो अपने खेत में उगाता है गेहूं की खेती करता है, बहुत बढ़िया गेहूं उगते हैं। गेहूं को अच्छे से झाड़ वाड़ के लेके चला जाता है। वो कहाँ ले जाता है? वो ले जाता है एक आटे वाले के पास, आटा पीसने वाली चक्की पे। तो वो पिसवा लेता है अपने गेहूं का आटा, बनवा लेता है। वो आटा बन जाता है भाई उसके गेहूं का। फिर उस आटे को ले जाके वो बेच देता है। कहाँ बेचेगा? फैक्ट्री में बेच देता है। फैक्ट्री किस चीज़ की होती है? वो होती है बिस्किट की फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में बन रहे होते हैं बिस्किट, तो उस आटे के बनते हैं बिस्किट। तो और उसके बाद में क्या होता है, वो बिस्किट बनाने के बाद में वो कंपनी उस बिस्किट को ट्रक्स में भर के भेज देती है बिकने के लिए दुकानों पे। दुकानों पे वो बिस्किट बिक जाते हैं और हम खा लेते हैं, बस बाकी हो गया कहानी खत्म। तो इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि जब रामू ने जब गेहूं उगाया तो वो नेचुरली मिले उसे गेहूं, तो गेहूं किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में। तो हम तब तक उसे प्राइमरी मानेंगे। जब उसका आटा पिस गया, यानी कि चेंजेस आ गए भाई, गेहूं में पीस दिया, गेहूं को चेंजेस कर दिया, नेचुरल तो अलग होते हैं, तो हमने अननेचुरल काम किया, तो इसलिए अभी सेकेंडरी में आ जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया? हमने उसके बिस्किट बना दिए उस आटे के, तो ये भी सेकेंडरी में। भाई चेंजेस हो रहे हैं किसी भी चीज़ में, भाई चेंजेस, दो चीज़ों को मिक्स करके बना रहे हैं, शुगर वगैरह पता नहीं क्या क्या मिक्स किया होगा उस गेहूं में, तब जाके बिस्किट बने, तो अब ये सेकेंडरी में आ गया। उसके ट्रक का यूज़ करके उसे इंपोर्ट किया गया, तो ये टर्जरी में आ गया। उसके बाद में दुकानदारों ने बेच दिए वो बिस्किट, तो बेचना भी टर्जरी में आ गया। तो यार देख सकते हो इस टाइप से चलता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर का अपना गोला। इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशन हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है, संगठित क्षेत्र होता क्या है। तो देखो यार, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें काम करने की स्थिति, यानी कि आपके काम करने के घंटे हो गए, काम करने की मतलब सैलरी हो गई कि हाँ आप काम करोगे, महीने में इतनी छुट्टियां होंगी आपके पास और इतनी आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। और कभी कभी हम लीव भी ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वही होता है जिसमें ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं और उसकी वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। हमारे साथ कुछ हो जाता है, जैसे हमारी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पे हमें अपने लिए इंश्योरेंस वगैरह की भी फैसिलिटी मिलती है कहीं कहीं पे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर यही होता है कि मतलब हाँ 8 घंटे काम कराया जाएगा तो आपसे 8 घंटे ही कराया जाएगा, 8 से 9 घंटे नहीं करा सकते, 1 मिनट भी ज़्यादा वो आपसे काम नहीं करा सकते। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्यों सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे सरकारी जॉब करने वाला बंदा यानी कि सरकारी कर्मचारी, जिसकी सरकारी जॉब होती है उसकी तो सारी चीजें फिक्स रहती है, इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे वो करना है, सैलरी भी फिक्स रहती है, सब कुछ फिक्स रहता है। और भी एक कोई बड़ी कंपनी जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, उसमें सब कुछ फिक्स रहता है। हाँ आपको इतने लाख सैलरी मिलेगी, इतने देर काम करना है, इतनी छुट्टियां मिलेगी, सब कुछ निश्चित रहता है। और बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे फोटो में भी लगा रखा है, पुलिस मैन भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। अब आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में और कौन कौन आएगा, एग्जाम्पल्स लिख के बताओ फटाफट से। अब देखते हैं हम फटाफट से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। बस इसका टोटली अपोजिट है अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित, यानी कि जिसमें काम करने के घंटे, ना हमें कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ यार तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी तो तुम्हारी सैलरी मिलेगी और तुम्हारा हम इलाज भी कराएंगे, ये सब भी नहीं मिलता हमें उसमें। जबकि हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम लीव लेते हैं तो वो हमारे रुपए काट लेते हैं, तो ऐसा सब कुछ होता है। वहाँ पे सैलरी फिक्स नहीं होती, कभी 5,000 दे रहे, कभी 6,000 दे रहे, काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते, कभी 8 घंटे करा रहे, कभी 10 घंटे करा रहे, कभी 15 घंटे भी करा रहे। तो ये सब होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ सब कुछ अनऑर्गेनाइज रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि दुकानदार कोई दुकान लगा रखी है, कृषि यानी कि खेती कर रहा है कोई बंदा, उसका अब तो वो चाहे तो शाम को जाके खेती करे, चाहे तो सुबह जाके करे, चाहे तो दोपहर में जाके करे, वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी उनका कोई चीज़ फिक्स नहीं रहती। और कभी अच्छी फसल हो जाए, कभी खराब हो जाए फसल, तो कोई चीज़ फिक्स नहीं है, मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड है।
तो देख सकते हो यार, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल्स को छोड़कर कोई अपने मन से फटाफट से एग्जाम्पल लिखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जल्दी से जल्दी। अब एक फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या है। देखो यार, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो वो होता है जिसमें आपकी जॉब की कंडीशंस कि हाँ इस शर्त पे आपको जॉब पे रखा है, आपको ये काम करना है, ये नहीं कि आपको काम किसी और पे रखा है, काम कुछ और करा रहे हैं घंटे कि हाँ 8 घंटे काम करने हैं, ये निश्चित है। और अगर ये नहीं निश्चित है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर ये निश्चित है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलती है, आपकी फिक्स सैलरी है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर फिक्स सैलरी नहीं मिल रही तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये है यार बस डिफरेंस इसका छोटा सा, तो आप समझ गए होंगे पूरा अच्छे से क्या है क्या नहीं है। इसके एग्जाम्पल सरकारी जॉब, उसके एग्जाम्पल फार्मर, शॉप वाला, ठेले लगाने वाला, ये सब। तो बस गाइज यही था हमारा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। तो देखो यार, ओनरशिप के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा होता है पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, चौथा होता है आपका कोऑपरेटिव। तो ये सब अब हम देखने वाले एक एक करके कि क्या क्या होता है इनके अंदर। तो फटाफट से देखते हैं। तो यार सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? द गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इट, यानी कि सरकार के अंडर में आते हैं भैया, ये सरकारी होते हैं, सरकारी, ठीक है। तो सरकार के होते हैं ये काम करते हैं समाज की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इस सोसाइटी के लिए काम करते हैं, यानी कि पब्लिक के लिए काम करते हैं, इसलिए इन्हें पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। इनका मेन एम पैसे कमाना नहीं होता, इनका मेन एम होता है जनता को फायदे पहुंचाना। तो अब देखते हैं फटाफट से इसका एक एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है रेलवेज। रेलवेज एक ऐसी चीज़ है जो अपनी गवर्नमेंट की है, जिस पे पूरा का पूरा हक गवर्नमेंट का। हालांकि अब वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहे हैं उसे, चलो ये आगे वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है अभी रेलवे के साथ, पर हाँ आगे आने वाला है इसका टॉपिक। अब दूसरे नंबर पे आता है अपना प्राइवेट सेक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं निजी क्षेत्र। तो देखो यार, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कि कंपनी पूरी की पूरी एक इंडिविजुअल पर्सन की भी हो सकती है और एक ग्रुप की भी हो सकती है, जिसमें कई सारे पार्टनर्स भी हो सकते हैं, पर लेकिन वो सरकारी नहीं होते। उनका मेन एम होता है पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, वो पैसे कमाने के लिए करते हैं। एंटरप्रेन्योर होते हैं भैया, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो जियो अपना बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो ये होती है मतलब प्राइवेट, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब प्राइवेट कंपनी ऐसी हो, प्राइवेट में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है और प्राइवेट की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। अब जो सेक्टर आ रहा है वो है मेरा फेवरेट, जिसका नाम है पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि संयुक्त क्षेत्रक। इससे आपको समझ में आ गया होगा इसके नाम से ये क्या है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक यानी कि सरकार और कोई भी प्राइवेट आदमी, जैसे अंबानी जी ने कोलैब कर लिया मान लो अपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ और एक कंपनी खोल ली दोनों ने साथ मिलके, तो वो हो जाएगा पीपीपी। तो ये हो जाएगा संयुक्त क्षेत्र। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है मेट्रो। जैसे आप दिल्ली मेट्रो देखोगे, वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट के साथ मिलकर बनाई है और इसमें दोनों की सेम रहता है मतलब सीन की, हाँ जैसे 30% स्टेक अगर गवर्नमेंट के पास है, स्टेक वगैरह हम सब आगे की वीडियो में कवर करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब भी हम। तो हाँ कि 30% अगर गवर्नमेंट के पास है वो कंपनी और 60% प्राइवेट के पास है, तो रुपये का भी वैसे ही बंटवारा होता है इसमें कि हाँ 30% कमाई गवर्नमेंट लेगी, 60% कमाई वो लेगी, प्राइवेट लेगी। तो ऐसा होता है यार इसमें। अब देखते हैं अपना लास्ट, और हमारे लास्ट का नाम है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव वो होता है जब कोई कंपनी एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा चलाई जा रही होती है। एक से ज़्यादा लोग जब एक कंपनी को चला रहे होते हैं तो कोऑपरेटिव होती है, उसमें सरकार भी उनकी हेल्प करती है चलाने में। आप सोच रहे होंगे ये तो यार फिर पीपीपी भी हो सकती है, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर चला रहे, भले ही पार्टनर कितने भी हो, एक से ज़्यादा हो, पर लेकिन नहीं यार ऐसा नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसा होता है। तो देखो यार, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। तो यार मान लो हमने एक फैक्ट्री खोली है गन्ने से चीनी बनाने की, शक्कर की फैक्ट्री खोली है। तो मान लो मशीन है मेरे पास, मशीन मैं लेकर आ गया, ठीक है, गन्ने किसानों ने ला के दे दिए और सरकार ने ऊपर से हेल्प प्रोवाइड करा दी, हमसे गन्ने वगैरह खरीद लिए। तो ऐसे करके हम सब 3-4 लोग मिलके एक कंपनी को चला रहे हैं और सामान भी हम ही ला के दे रहे हैं।
तो ऐसी कोऑपरेटिव कॉपरेशन करके जो कंपनी चलाई जाती है कि मैंने कॉपरेशन किया गन्ने दे के, मैं और दूसरे किसी बंदे ने कॉपरेशन किया मशीन ला के, और सरकार कॉपरेशन कर रही है बिकवा के हमारे गन्ने, तो ऐसे चलती है कोऑपरेटिव कंपनी। तो ये होती है कोऑपरेटिव कंपनी। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में, वो है अमूल। अमूल किसी एक बंदे का नहीं है, दूध लाता है अलग बंदा और मशीन वगैरह लाता है अलग बंदा, तो मतलब कुल मिला के अमूल को कई लोग मिलकर चलाते हैं। और कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है अपने इंडिया में। कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, सरकार कोऑपरेशन देती है, लोन वगैरह दे देती है और खुलवा देती है कोऑपरेटिव। तो यार ये होती है कोऑपरेटिव कंपनी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ कौन सा सेक्टर रहा है इंडिया में, तो वो बढ़ रहा है पीपीपी, यानी पब्लिक पार्टनर, क्या 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 क्या, क्या बोला मैंने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब गाइस ये हो गई इस वीडियो की बात खत्म। अब मिलते हैं ना कि तब तक के लिए नेक्स्ट इकोनॉमी की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। अब मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।